अभी तक जो फाइनल अकाउंट्स हम लोगों ने पढ़े वो थे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज मतलब ट्रेडिंग एंटिटीज जो सामान को खरीदने और बेचने का धंधा करती हैं। ठीक है, निशांत बुक स्टोर हुआ, वो एक ट्रेडिंग एंटिटी हुई क्योंकि मैं किताबें खरीदता हूं और मैं किताबों को बेचता हूं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग एंटिटीज के फाइनल अकाउंट्स पढ़े। ठीक है, अब हमारे पास एक और ये छोटी सी यूनिट है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो ज्यादा टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए, आओ चलो इसको देखते हैं, मैं बुक से ही पढ़ा देता हूं इसको। देखो क्या कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का क्या मतलब हुआ कि लोग खरीदने बेचने का धंधा नहीं करते, ये लोग रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, उससे कुछ अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, ये लोग रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, उससे अपना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाने के बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो उसको सेल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले भी पेप्सिको लिया था, पेप्सिको का एग्जाम्पल लिया था कि ये रॉ मटेरियल्स लेती है, कुछ शुगर लेगी, वाटर लेगी, कुछ फ्लेवर वगैरह लेगी। ठीक है, पेप्सिको जो है शुगर वाटर फ्लेवर ये इसके लिए रॉ मटेरियल्स हो गए। जिन मटेरियल्स को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है उन मटेरियल्स को बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अब इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होगी, यहां पर ये सारी चीजें आएंगी और उसके बाद निकल के आपके पास पेप्सी की बोतल तैयार हो जाएगी। ठीक है, जो भी है पेप्सी, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास पेप्सी की बोतल निकल के तैयार हो जाएगी। तो क्या जरूरी है कि साल के एंड में, ऐसा जरूरी है कि साल के एंड में पेप्सी की बॉटल्स बन के तैयार ही हो जाए? मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने साल की शुरुआत में ये शुगर वाटर फ्लेवर वगैरह ये सब रॉ मटेरियल्स खरीदे। ठीक है, अब साल के एंड में हो सकता है कुछ तो बॉटल्स बन के तैयार है, कुछ तो बॉटल्स कंप्लीटली सेलेबल पोजीशन में आ गई हैं, कुछ बॉटल्स एकदम सेलेबल पोजीशन में आ गई हैं, बस कोई भी कस्टमर आएगा उनको बेच दो। राइट, हो सकता है कुछ अभी भी ये रॉ मटेरियल ही पड़ा हुआ हो, अभी इसकी प्रोसेसिंग नहीं स्टार्ट की हुई है। ठीक है, या हो सकता है कि कुछ की पेप्सी तो बन गई है लेकिन बॉटल्स में पैकेजिंग बाकी है, या किसी में शुगर वगैरह, शुगर कार्बोनेटेड वाटर ये सब तो पड़ गया है, किसी में बस फ्लेवर डलना बाकी है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को ये तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली तो क्या बताई मैंने, पहले तो मैंने बताया कि ये बॉटल्स बन के तैयार है। ठीक, पहला मैंने ये बताया कि ये बॉटल्स बन के तैयार है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। इसको बोलते हैं, क्या लिख रहा हूं मैं अभी स्पेलिंग, इसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये होता है मेरा रॉ मटेरियल। ठीक है, तीन चीजें बताई थी, दो चीजों में क्या क्या हो गया, एक तो ये फिनिश्ड गुड्स कि बॉटल बनके मेरी तैयार है, साल के एंड में अगर 31 मार्च को मैं किसी भी साल को देख रहा हूं तो मेरे फिनिश्ड गुड्स, मेरी कई सारी पेप्सी की बॉटल्स बनके तैयार है, मैं किसी को भी कस्टमर को या रिटेलर को बेच सकता हूं। राइट, दूसरा मैंने कहा कि मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी इसकी प्रोसेसिंग शुरू भी नहीं हुई है। ठीक, तो ये रॉ मटेरियल हो गया। तीसरा एक होता है वर्क इन प्रोसेस, जो मैंने बताया था कि शुगर, कार्बोनेटेड वाटर सब कुछ पड़ चुका है, सोडा वोडा सब पड़ चुका है, बस थोड़ा सा फ्लेवर डालना बाकी है। ठीक है, बस थोड़ा सा फ्लेवर डालना बाकी है, तो ये ना तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में है और ना ही फिनिश्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ये मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है कि अभी काम इस पे चल रहा है। ठीक है, तो साल के एंड में मेरे पास किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में तीन चीजें होती हैं, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब आओ इसको मिटा देते हैं और देखते हैं क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। देखो, इन ऑर्डर टू डिटरमिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मतलब जो बॉटल्स बन के तैयार है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बिफोर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वैसे इनकम स्टेटमेंट में वैसी दो चीजें होती थी, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट से भी पहले एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं। ये एंटिटीज जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट से भी पहले एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं। राइट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर देन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जिस तरह से भी बनता है, अभी हम लोग देखेंगे, उस अकाउंट से डिटरमिन किया जाता है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना बन गया। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ही होता है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगी। राइट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग करते भी क्या थे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस अकाउंट। हम लोग यहां पर
ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते थे तो क्या करते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और टू परचेजेस, ठीक है, और उसके बाद यहां पर करते थे बाय सेल्स, यही करते थे, राइट। अब ये क्या कर रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा। मैं थोड़ा सा एस्टिमेट मेरा गलत हो गया, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक फ्रेश पेज पे सिखाता हूं, ठीक है, मैं आपको यहां पर एक फ्रेश पेज पे सिखाता हूं। ये देखो, एक हम बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, एक हम बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसका जो भी ये क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, इसके क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा और फिनिश गुड्स भी आएंगे, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी कोई ना कोई क्लोजिंग स्टॉक आएगा और इसके क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आएगा और फिनिश गुड्स आएगा, ठीक है। इस फिनिश गुड्स को हम लोग यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इस फिनिश गुड्स को हम लोग यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में लेके आएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अभी देखेंगे। और तो ये यही बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर देन ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, ओके। In the earlier unit, we studied that the direct expenses are expenses incurred in relation to purchase of goods, manufacture of goods, bringing the goods to go down. यही हम लोगों ने देखा था, ठीक है। Obviously, if we were preparing a manufacturing account, all the expenses related to the manufacture of goods will be shown in the manufacturing account and not in the trading account. Simple सी बात है। जब हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वाला अकाउंट बना रहे थे तब तो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स वाला भी जो था वो हमने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में ही सब डाल दिया था। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के वेजेस, सब कुछ हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे थे। लेकिन अब अगर हम लोग स्पेसिफिकली एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स से रिलेटेड वाली जो कॉस्ट्स होंगी वो ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ी डालेंगे, अब तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब ये देखो, यहां से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल आपने यूज किया पेप्सी बनाने में, राइट। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ठीक है, पेप्सी को बनाने के लिए जो आपने लेबर लगाया था वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है पर बॉटल, ठीक है। क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हर प्रोडक्ट की जितनी भी कॉस्ट होती है ना, उसमें मटेरियल, लेबर और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी एलोकेटेड किए जाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आप लोग डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ोगे जब आप लोग सीए इंटरमीडिएट में आओगे और आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग वाली जितनी भी चीजें होती है ना, ये एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग में होती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में इन चीजों को बहुत डिटेल में कायदे से समझाया जाएगा आप लोगों को, और एक डेडिकेटेड चैप्टर होगा इसके ऊपर, प्रोसेस कॉस्टिंग। एक डेडिकेटेड चैप्टर होगा प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें आप ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश स्टॉक, ये फिनिश गुड्स का स्टॉक, ये सब आप लोग बहुत डिटेल में कायदे से पढ़ोगे, ठीक है। अभी मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं, उसको समझो। फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने में जितने भी खर्चे लगते हैं ना, वो सारे के सारे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने में जितने भी खर्चे लगते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे मैं ये बोलूं ये एप्पल की पेंसिल है, ठीक है, इस एप्पल की पेंसिल को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगा होगा? एक तो ये प्लास्टिक लगी होगी, ठीक है, ये जिस रबर की निब है तो ये रबर वाली निब या जो भी है, ये प्लास्टिक है, ये रबर है, जो भी है, व्हाटएवर मटेरियल दिस इज, ठीक है। ये सारा का सारा रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल हमने खरीदा तो बल्क में होगा, लेकिन हम देखेंगे कि एक पेंसिल बनाने में वो कितना रॉ मटेरियल लगा, ठीक है। अब हो सकता है हमने कोई डेडिकेटेड लेबर रखा हुआ हो सकता है हम लोगों ने कोई डेडिकेटेड लेबर रखा हुआ हो जो इस पेंसिल की सिर्फ ऊपर से पॉलिशिंग कर रहा है, ठीक है, जो इस पेंसिल की सिर्फ ऊपर से पॉलिशिंग कर रहा है। तो वो वाला लेबर एक पेंसिल की पॉलिशिंग के कितने पैसे हमसे चार्ज कर रहा है, तो वो वाले जो चार्ज कर रहा है उसको भी हम लोग इस पेंसिल की कॉस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। हम बात करने के एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, राइट, ओके। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक यूनिट को बनाने में जितना भी रॉ मटेरियल लगेगा वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा।
डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस वो सारा लग जाएगा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कुछ और एक्सपेंसेस जो कि स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड होंगे वो भी सारे ऐड होंगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो भी ऐड होगी कुछ अगर और है तो, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को भी एलोकेट किया जाएगा। कैसे एलोकेट किया जाएगा? सपोज ये वाला एक रूम है, ठीक है, इस रूम में एक दिन में 500 पेंसिल्स मैन्युफैक्चर होती हैं, इस रूम में एक दिन में 500 पेंसिल्स मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है, और इस रूम का एक दिन का किराया मैं देता हूं 5,000 रुपए। ठीक है, समझो बात को। ये जो रूम है, जिस रूम में मैं बैठा हूं, सपोज यहां पर मैंने एप्पल पेंसिल्स की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगा रखी है, ठीक, और एक दिन का इस कमरे का भाड़ा मैं देता हूं 5,000 रुपए, और एक दिन में मैं 500 पेंसिल्स बनाता हूं, तो एक पेंसिल की इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5,000 डिवाइडेड बाई 500, 10 रुपए। ठीक है, तो अब जब मैं कहूंगा कि एक पेंसिल बनाने में मुझे कितने पैसे लग रहे हैं, तो मैं 10 रुपए ये रूम का रेंट भी इसमें ऐड करूंगा, मैं 10 रुपए ये रूम का रेंट भी इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये रूम मेरी इस पेंसिल में कुछ कर रहा है, कुछ पॉलिशिंग कर रहा है, या वो रूम से मैं कुछ निकाल के इसमें लगा रहा हूं, नहीं, लेकिन ये रूम मेरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, ये रूम मेरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है, तो मैं जितना रूम का पैसा दे रहा हूं वो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट से लिंक्ड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इस प्रोडक्ट से लिंक्ड है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड बेस्ड ऑन द अमाउंट दैट आई एम पेइंग एज रेंट फॉर दिस रूम, आई विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल व्हिच विल कम टू 10 रुपीज। राइट, नेक्स्ट, तो फिर ये आ जाती है आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो क्या क्या आया? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ये तो आएगा ही आएगा। अच्छा, मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बहुत सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास साल के शुरुआत में 500 यूनिट्स था, आपने 1000 यूनिट्स खरीदा, और अब आपके पास 200 यूनिट्स अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो आपने कितना, 1500 यूनिट्स आपके पास आ गया, आपके पास अभी भी 200 यूनिट्स बचा है, मतलब आपने 1300 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए। सिंपल सी बात है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस ऑफ कोर्स। इस पेंसिल को बनाने के लिए कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, कितनी प्लास्टिक कंज्यूम हुई, कितनी रबर कंज्यूम हुई, कितने इसके अंदर की जो भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगी हैं वो कितनी कंज्यूम हुई, वो सारा डायरेक्ट मटेरियल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक लेबर मुझसे एक पेंसिल बनाने के कितने पैसे ले रहा है, वो भी इस पेंसिल की कॉस्ट में आएगा। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस ऑफ कोर्स, ये तो होगा ही होगा। अदर देन दैट costs which are incurred for a specific product or saleable service are known as direct manufacturing expenses. Costs which are incurred for a specific product or saleable service are known as direct manufacturing expenses. अभी मैं बताता हूं, मैंने ये बुक लिखी है, मैंने ये वाली बुक लिखी है जिसको मैं यहां पर अभी आईपैड में खोल के पढ़ा रहा हूं, और जिसकी प्रिंटेड कॉपी आप लोगों के पास है, मैंने ये वाली बुक लिखी हुई है। ठीक, मैं हूं निशांत, मैं हूं निशांत। ठीक, मैंने एक बुक लिख दी, मैंने एक बुक लिखी है, क्या बात है, क्या क्या तो ड्राइंग बना रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने ये एक बुक लिखी हुई है, अकाउंट्स की बुक है, फॉर सीए फाउंडेशन। ठीक, ये मैंने बुक लिखी हुई है, और ये है शुचिता प्रकाशन, ये है शुचिता प्रकाशन। ठीक है, अब ये किताब जब मैंने लिखी तो मैंने शुचिता प्रकाशन से कहा कि आप एक काम करो, इस बुक को पब्लिश करके बेचो। ठीक है, इस बुक को पब्लिश करके बेचो, मतलब मैंने ये बुक जो लिखी है, ये जो बुक मैंने लिखी है, इसके मैंने राइट्स, इसका मैंने अधिकार अब शुचिता प्रकाशन को दे दिया है। ठीक है, इस बुक का राइट मैंने अब शुचिता प्रकाशन को दे दिया है। तो शुचिता प्रकाशन अब क्या करेगी, मेरी लिखी हुई बुक को शुचिता प्रकाशन पब्लिश करेगी और बेचेगी और पैसा कमाएगी। मेरी लिखी हुई बुक को शुचिता प्रकाशन पब्लिश करेगी, मार्केट में बेचेगी और पैसा कमाएगी। तो क्या मैं ऐसे ही शुचिता प्रकाशन को दे दूंगा? नहीं, मैं ऐसे ही तो शुचिता प्रकाशन को नहीं दूंगा ना कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैंने लिख दिया आप लोग ले जाओ।
नहीं, मैं उससे कुछ पैसे चार्ज करूंगा, मैं शुचिता प्रकाशन से कुछ पैसे चार्ज करूंगा। मैं कहूंगा कि मेरी जितनी भी कॉपीज बिकेंगी उतने पे हर कॉपी पर कॉपी आप मुझे कुछ परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस दोगे। ठीक है, सपोज ये बुक अब शुचिता प्रकाशन बेच रहा है 500 रुपए में। ठीक है, सपोज 500 रुपए की ये किताब शुचिता प्रकाशन बेच रहा है, तो मैं कहता हूं कि सपोज इसका 10% मतलब 50 रुपए। फॉर एवरी बुक, फॉर एवरी कॉपी दैट यू सेल ऑफ माई बुक, यू आर सपोज टू पे मी 50 रुपीज। यू आर सपोज टू पे मी 50 रुपीज। ठीक है, फॉर एवरी बुक दैट यू गोइंग टू सेल इन द मार्केट, यू आर गोइंग टू पे मी 50 रुपीज। ठीक, अब देखो ये तो हुआ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुचिता प्रकाशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं शुचिता प्रकाशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुचिता प्रकाशन क्या कर रहा है? शुचिता प्रकाशन जब इस बुक को प्रिंट करवा रहा है तो रॉ मटेरियल क्या क्या कंज्यूम हो रहा है? कागज, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज हो रहा है? एक तो पेपर, ठीक है, एक इंक, राइट, रॉ मटेरियल पेपर और इंक, ये तो कंज्यूम हो ही रहा है। ओके, वेजेस, वर्कर्स को लगा रखा है। अब वर्कर्स एक दिन में मेरी कितनी किताबें छपा सकते हैं, उसके बेसिस पे वर्कर्स को, सपोज एक वर्कर को एक किताब छापने के लिए 5 रुपए दिए जा रहे हैं। सपोज एक वर्कर को एक किताब छापने के लिए 5 रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक, तो रॉ मटेरियल का पैसा तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आएगा ही आएगा। रॉ मटेरियल का जो पैसा है वो तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आएगा ही आएगा। और ये जो वेजेस का पैसा है ये भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आ गया। ये तो हमने देखा ही था कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कवर्स रॉ मटेरियल एंड वेजेस, ऑफ कोर्स। ठीक है, अदर देन दैट ये जो शुचिता प्रकाशन मुझे 50 रुपए की कमीशन दे रहा है, इसको टेक्निकली बोलते हैं रॉयल्टी। ये भी आप लोग पढ़ोगे, अभी सीए फाउंडेशन में ही पढ़ोगे। स्पेशल ट्रांजैक्शंस वाला जो चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, उसमें रॉयल्टी करके एक चैप्टर है। ठीक, शुचिता प्रकाशन हर किताब के लिए मुझे 50 रुपए देगा। शुचिता प्रकाशन हर किताब के लिए मुझे 50 रुपए देगा। तो ये 50 रुपए की जो कॉस्ट है ये भी शुचिता प्रकाशन के लिए डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, बिकॉज दिस इज लिंक्ड डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट। दिस इज लिंक्ड डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट। ठीक है, शुचिता प्रकाशन अगर मुझे हर किताब के लिए 50 रुपए दे रहा है, तो ये जो 50 रुपए की कॉस्ट शुचिता प्रकाशन इनकर कर रहा है फॉर एवरी बुक, that also becomes the direct cost for this book. That also becomes the direct cost for this book. ठीक है, चलो ये हो गया। तो यही लिखा था। Other than that, costs which are incurred for a specific product or saleable service are known as direct manufacturing expenses. For example, royalties for using license or technology based on units produced. ठीक है, इफ बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस। अगर शुचिता प्रकाशन मुझसे ऐसे ही बोल देता कि यार हर महीने हम आपको 5000 रुपए देंगे, ठीक है, तब वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नहीं आएगी, क्योंकि पर बुक मैं चार्ज कर रहा था, पर यूनिट मैं चार्ज कर रहा था, इसलिए वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आएगा। ठीक है, पर यूनिट, पर बुक मैं रॉयल्टी उससे चार्ज कर रहा था, इसलिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आएगा। नेक्स्ट, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड ऑन हायर इफ बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये एप्पल पेंसिल का एग्जांपल लिया था। इसमें क्या था कि कोई मशीन भी तो लगी हुई होगी ना, इस पे, इसको बनाने के लिए कोई मशीन भी तो लगी होगी ना, अकेले लेबर तो काम करेगा नहीं। तो जिससे भी मैंने वो मशीन किराए पे ली हुई है, अगर उसने मुझसे कहा कि आप जितनी भी पेंसिल्स एक दिन में प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, उसके बेसिस पे आप मुझे पैसे दो। अगर आप मतलब पर पेंसिल प्रोड्यूस आप मुझे सपोज 5 रुपए दे दो, ठीक है, पर पेंसिल प्रोड्यूस आप मुझे 5 रुपए दे दो, तो जितनी भी पेंसिल्स मैं यूज करूंगा 5 रुपए के हिसाब से उतने पैसे मैं उसको दूंगा। तो ये भी मेरी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हायर चार्जेस मतलब जो किराए पे लिए उसके चार्जेस, प्लांट एंड मशीनरी यूज ऑन हायर, मशीन को मैं यूज कर रहा हूं, किराए पे लेके यूज कर रहा हूं, इफ बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अगर हायर चार्जेस आर बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस, आप जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उतने ज्यादा मेरे हायर चार्जेस होंगे। अगर इस टाइप का है तब हायर चार्जेस को भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में माना जाएगा। ठीक है, तो रॉयल्टीज और ये हायर चार्जेस, बेसिकली अगर कोई भी कॉस्ट पर यूनिट से लिंक की जा सकती है तो वो आपकी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाती है। ठीक है,
कोई भी कॉस्ट अगर आपकी पर यूनिट प्रोड्यूस से लिंक की जा सकती है तो वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। डन। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। 1 लाख यूनिट्स वर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, ठीक है। पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट वाज 10 रुपए, पर यूनिट लेबर कॉस्ट वाज 5 रुपए। That apart, it was agreed to pay royalty at 3 rupees per unit to the Japanese collaborator who supplied the technology. ठीक है। Required calculate manufacturing cost, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे? 10 रुपए प्लस 5 रुपए प्लस 3 रुपए, एक यूनिट को बनाने के लिए 18 रुपए खर्च हो रहे। हाँ, एक यूनिट को बनाने के लिए 18 रुपए खर्च हो रहे। 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 18 लाख रुपए की आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए 18 रुपए खर्च हो रहे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई आपकी 18 लाख रुपए। आ जाओ लिख लो इसको। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1 लाख इंटू 10, ठीक है, ये आ गया आपका 10 लाख। डायरेक्ट वेजेस 1 लाख इंटू 5, ये आ गया आपका 5 लाख। रॉयल्टी 1 लाख इंटू 3 लाख। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 18 लाख। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 18 लाख रुपए। रॉ मटेरियल कंज्यूम 10 लाख, डायरेक्ट वेजेस 5 लाख, रॉयल्टी 3 लाख। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 18 लाख रुपए। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 18 लाख रुपए। ठीक। फिर एक चीज होती है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या ओवरहेड एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को ओवरहेड एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। ठीक है। ओवरहेड क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी देखो समझते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल इज अ मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी लिंक्ड डायरेक्टली विद द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। Indirect material is a material which cannot be linked directly to the material to the units produced. For example, stores consumed for repairs and maintenance work, small tools, fuel and lubricating oil, etc. ठीक है। अब यही एप्पल पेंसिल्स वाला अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जिस मशीन को यूज करके हम ये पेंसिल्स बना रहे हैं उस मशीन में कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल पड़ता होगा। ठीक है। अब मशीन की वजह से पेंसिल्स तो बन रही हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हाँ एक पेंसिल को बनाने के लिए कितना लुब्रिकेटिंग ऑयल पड़ेगा? नहीं, ये तो आप टाइम टू टाइम मशीन में डालते जा रहे हो। ठीक है, तो मटेरियल तो है, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टली यूनिट से लिंक नहीं किया जा सकता इसलिए वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, indirect wages are those wages which cannot be directly linked to the units produced, for example wages for maintenance works, holding pay, etc. ठीक है। अभी जो इससे पहले मैं बात कर रहा था वो मैं कह रहा था कि एक लेबर एक पेंसिल बनाने के कितने पैसे लेता है, एक लेबर एक पेंसिल बनाने के कितने पैसे लेता है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं एक सुपरवाइजर मैंने रख रखा है, रख रखा है जो कि उन लेबर्स को बस मॉनिटर करता रहता है कि ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। तो वो जो सुपरवाइजर है उसको भी जो मैं पैसे दे रहा हूं वो भी सैलरी हो गई। ठीक है। बट इज इट डायरेक्टली लिंक टू द प्रोडक्शन ऑफ द पेंसिल्स? नो। तो जो मैं सुपरवाइजर को पैसे दूंगा, जो मैं सुपरवाइजर को वेजेस पे करूंगा या सैलरी पे करूंगा, वो हो जाएगी मेरी इनडायरेक्ट वेजेस, वो हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट वेजेस। नेक्स्ट, indirect expenses are those expenses which cannot be directly linked to the units produced. For example, training expenses, depreciation of plant and machinery, depreciation of factory shed, insurance premium for plant and machinery, factory shed, etc. ठीक है, ये तो एकदम लिखा हुआ जो है उससे क्लियरली समझ में आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन वगैरह, या
ट्रेनिंग वगैरह के एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जो कि प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक नहीं किए जा सकते, ठीक है, डायरेक्टली लिंक नहीं किए जा सकते। देयरफॉर indirect manufacturing expenses comprise indirect material, indirect wages and indirect expenses of the manufacturing division। ठीक, ये था आपका indirect manufacturing expenses का डिस्कशन। डन। फिर एक चीज होती है सर बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स क्या होता है? जब आप कोई जब भी आप कोई प्रोडक्ट सपोज प्रोड्यूस कर रहे हो और साथ ही साथ कोई एडिशनल प्रोडक्ट निकल के आ जा रहा है, ठीक है, मेन प्रोडक्ट तो आपका निकल के आ ही रहा है, साथ ही साथ अपने आप कोई एक एडिशनल प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस हो जा रहा है तो उस एडिशनल प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। ठीक है, उस एडिशनल प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कोई अपनी तरफ से स्पेशल एफर्ट नहीं डाला है, ठीक है, ना तो आपने कोई रॉ मटेरियल लगाए, ना आपने उसके लिए वेजेस लगाए, ना आप उसके लिए कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो। ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स तो बस ऐसे ही है कि आपने कुछ बनाना शुरू किया, आप कर कुछ काम रहे थे, वो काम तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ कुछ और भी निकल के आ गया। ठीक है, जैसे अगर आप शुगर की रिफाइनिंग करोगे, ना, तो साथ ही साथ एक प्रोडक्ट निकल के आता है मोलेसिस। ठीक है, साथ ही साथ मोलेसिस नाम का एक प्रोडक्ट निकल के आता है। ठीक है, शुगर की रिफाइनिंग से मोलेसिस निकल के आता है, जो कि बेकिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, अब शुगर की रिफाइनिंग आप कर रहे हो, मोलेसिस अपने आप निकल के आ गया, आपने अलग से मोलेसिस को प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं की, ये अपने आप निकल के आ गया, तो ये होता है आपका बाई प्रोडक्ट। मोलेसिस आपका कहलाएगा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? अब इसकी कॉस्ट एसेटेन करना तो बहुत मुश्किल है, आपने स्पेसिफिकली इसके ऊपर कोई कॉस्ट लगाई ही नहीं, आप तो मेन प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट इनकर कर रहे थे, ये तो अपने आप ही कहीं से निकल के आ गया, मैं भी, ठीक है ना। तो आपने मोलेसिस के लिए या आपने किसी भी बाई प्रोडक्ट के लिए कुछ कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट तो लगाई नहीं है, तो उसकी कॉस्टिंग करना काफी मुश्किल काम होता है। ठीक है, इसलिए कोई भी बाई प्रोडक्ट अगर निकल के आता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, तो उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे ही वैल्यू किया जाता है। ठीक है, उसको मार्केट वैल्यू पे वैल्यू किया जाता है। आज आप पढ़ लेते हैं इसको। बाई प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड व्हाइल प्रोड्यूसिंग द मेन प्रोडक्ट। नो एडिशनल रॉ मटेरियल और एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सच बाई प्रोडक्ट। It is generally valued at its net realizable value as it is difficult to ascertain its cost of production। ठीक, अब आते हैं सर अपने मेन चीज की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखो, फॉलोइंग इज अ जनरल फॉर्मेट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखो किस तरह से बनता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, टू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से इसको डेबिट किया, डायरेक्ट वेजेस इसमें डेबिट कर दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें डेबिट कर दिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स जैसे रॉयल्टी या हायर चार्जेस ये यहां पर कर दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम डेबिट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बेसिकली जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। ठीक है, और टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स क्यों नहीं? क्योंकि फिनिश्ड गुड्स तो सर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग में आपका ओपनिंग रॉ मटेरियल आता है, ये देखो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम निकालते समय आपने ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल ले लिया और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपने ले लिया। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक में दो चीजें आएंगी, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फिनिश्ड गुड्स जैसे ही बनता है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। फिनिश्ड गुड्स जैसे ही बनता है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। क्रेडिट साइड में देखो, बाई प्रोडक्ट्स एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, ये तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे आएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आना ही आना है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी भी होती है आपकी, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की जो भी कॉस्ट होती है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते हो। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स की जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। आप पूछोगे सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां गया? सर वो यहां पर आ गया, यहीं पर लेस कर दिया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने यहीं पर लेस कर दिया है। ठीक, फॉलोइंग जनरल रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शुड हैव कॉलम्स शोइंग द क्वांटिटीज एंड वैल्यूज। अच्छा, यहां पर यूनिट्स भी है और वैल्यू भी है, यूनिट्स भी है, वैल्यू भी है।
ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ यूनिट्स वाली चीज नहीं होती, ये सिर्फ वैल्यू वाली चीज नहीं होती ना, इसमें यूनिट्स भी है। रॉ मटेरियल के कितने यूनिट्स है, वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स है, फिनिश प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट्स है, राइट। तो द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शुड हैव कॉलम्स शोइंग द क्वांटिटीज एंड वैल्यूज। समटाइम्स ऑल द क्वांटिटीज आर नॉट गिवन एंड द क्वांटिटीज एप्लीकेबल टू वन और मोर ऑफ द आइटम्स हैव टू बी वर्कड आउट। ठीक, फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्टेट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, अगर क्वेश्चन ने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड नहीं बताया है, the quantity can be worked out by adding opening inventory and units manufactured and deducting closing inventory। ठीक है, हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे, कितने यूनिट्स हम लोगों ने बनाए वो लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को उसमें से लेस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स बेचे। सिंपल। It is therefore useful to have quantity columns in the account so that it can be seen that both sides balance। ठीक, नेक्स्ट रूल क्या है? The manufacturing account will show the following: opening and closing balance of raw materials, opening and closing balance of raw materials, opening and closing balance of work in progress। देखो, opening work in progress, closing work in progress। ठीक, और quantity of finished goods manufactured, quantity of finished goods manufactured जिसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, quantity of finished goods manufactured जिसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट विल शो द फॉलोइंग: क्वांटिटीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। ठीक है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, बात सही है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इट विल नॉट शो द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स और वर्क इन प्रोग्रेस। सिंपल। नेक्स्ट, फॉर डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री assume that the goods are sold on first in first out basis, however if the question mentions otherwise follow the instructions of the question। ठीक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है कि जो मटेरियल पहले बना उसको पहले बेचो। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है, आज मैंने ये कैलकुलेटर 150 रुपए का खरीदा, हो सकता है कल ये 250 रुपए का हो। ठीक है, तो जिसने भी ये कैलकुलेटर बनाया उसने रिटेलर्स को भेजा होगा। अब रिटेलर के पास क्या है कि कुछ पुराना कैलकुलेटर वाला माल पड़ा है जिसपे एमआरपी 150 रुपए छपाए, और कुछ नया माल आ गया जिसपे एमआरपी 250 रुपए छपाए। ठीक है, तो हम लोग ये करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि जो पहले आया पहले वही बिकेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आया पहले गया। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो फॉर डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री assume that the goods are sold on first in first out basis, however the question mentions otherwise follow the instructions of the question। डन, यही था आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है ये और कायदे से समझ में आएगा। Mr. Vimal runs a factory which produces soaps। ठीक, following details were available in respect of his manufacturing activities for the year ended 31st March 16। ठीक है, मिस्टर विमल एक साबुन की फैक्ट्री चलाते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 16। चलो देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000 यूनिट्स 16,000 की, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 12,000 यूनिट्स 20,000 की, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,70,000 रुपए, यहां यूनिट नहीं दी है कोई बात नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स 1,90,000, परचेजेस 8,20,000। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ही होगा ऑब्वियसली, मैन्युफैक्चरिंग है। हायर चार्जेस ऑफ मशीन एट 0.6 रुपीज पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हायर चार्जेस ऑफ मशीन है आपका पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के बेसिस पे, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। डन। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड एट 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 40 पैसा पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जितनी भी यूनिट्स आप बनाओगे 80 पैसा पर यूनिट के हिसाब से आप हमको दोगे, और जितना भी आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा उसका 40 पैसा पर यूनिट के हिसाब से दोगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। यूनिट्स प्रोड्यूस दिया हुआ है 5 लाख यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस 5 लाख यूनिट्स। रिक्वायर्ड प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर मिस्टर विमल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 16। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दे प्रैक्टिकली स्पून फेड एवरी डिटेल टू यू। ठीक है, चलो आओ बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विमल, विमल पान मसाला, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विमल या विमल इलायची, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट for the year ended 31st, क्या है 31st March 16।
16। ठीक है, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रुपए, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रुपए। राइट, चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, पूरा ही लिख लो यार, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कितना है, ये मिटा दो सब। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 10,000 यूनिट्स, 16,000 रुपए। 10,000 यूनिट्स, 16,000 रुपए। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 यूनिट्स, 16,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है, तो यहां आएगा मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, रॉ मटेरियल्स की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स 1,70,000 रुपए। तो 1,70,000 रुपए, यहां यूनिट्स में तो लिख नहीं सकता कैलकुलेशन को। एड परचेजेस, कितने रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, 8,20,000 रुपए, और क्लोजिंग है 1,90,000 रुपए। 8,20,000, 8,20,000 रुपए, ये आया 90,000 रुपीज। ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक आया 1,90,000 रुपीज। तो ये आ गया मेरा 8 लाख रुपए, अमाउंट के कॉलम में 8 लाख रुपए। ठीक है, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस लेस, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये टोटल आ गया मेरा 8 लाख रुपए। तो मेरे डायरेक्ट मटेरियल्स खत्म हो गए। अब आप डायरेक्ट वेजेस देखते हैं। टू डायरेक्ट वेजेस, ठीक, डायरेक्ट वेजेस में क्या कह रहा है ये, 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 40 पैसा पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। ठीक, तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस, पर्टिकुलर्स रुपए। ठीक है, तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है, 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है 5 लाख यूनिट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑन 5 लाख यूनिट्स एट 0.80 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, ऑन 5 लाख रुपीज एट 0.80 पर यूनिट, तो 5 लाख इंटू 0.8, ये हो गया 4 लाख रुपए। ये हो गया 4 लाख रुपए। उसके बाद क्लोजिंग WIP कितनी है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 12,000 यूनिट्स। ठीक, तो ऑन 12,000 यूनिट्स एट 40 पैसा पर यूनिट।
तो 12,000 पे 0.4, 4,800 टोटल डायरेक्ट वेजेस। $4,04,800। ठीक है, 4,04,800। जितनी भी यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर करोगे उस पे 80 पैसा पर यूनिट के हिसाब से, जितनी भी आपकी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उस पे 40 पैसा पर यूनिट के हिसाब से। तो ये आता है आपका 4,04,800। 4,04,800। 4,04,800। ठीक, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस हो गया। अब आ जाओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या थे? ये थे हायर चार्जेस ऑफ मशीन एट 0.6 रुपीज पर 0.6 रुपीज पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। ठीक, तो हायर चार्जेस ऑफ मशीन 0.6 इंटू 5 लाख। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड तो 5 लाख है, तो 5 लाख इंटू 0.6, ये आ गया आपका 3 लाख रुपए। ये आएगा आपका 3 लाख रुपए। ठीक है, ये आएगा आपका 3 लाख रुपए। तो अब आपने डायरेक्ट मटेरियल कर लिया, डायरेक्ट वेजेस कर लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर लिया, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी आ गया है। ठीक है ना, अब आप इनडायरेक्ट वाली चीजों पे आ जाओ। देखो क्या कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है? क्या कहीं पर इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है? वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, परचेजेस, हायर चार्जेस फैक्ट्री, डायरेक्ट वेजेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, यूनिट्स प्रोड्यूस। कहीं पर भी इनडायरेक्ट मटेरियल तो दिया नहीं है, इनडायरेक्ट वेजेस भी कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचते हैं सिर्फ। कौन कौन से? एक तो ये हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000 रुपए, एक ये हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000 रुपए, और एक ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000 रुपए। ठीक है, तो हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, पहले तो मैं करता हूं 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री कितना है? हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,20,000 रुपए। 1,20 था, कितना था? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 180। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो गया, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री हो गया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया 1,80,000 रुपए। ठीक है, तो अब यहां पर डेबिट साइड में जितना भी आना था वो तो सब हो गया। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। एक तो आता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। 12,000 यूनिट्स तो मुझे याद है, अमाउंट नहीं याद है। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। ठीक है, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 यूनिट्स, 20,000 रुपए। और उसके बाद बाय ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, 5 लाख के तो यूनिट्स हैं, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी अमाउंट वाले कॉलम में वही ट्रेडिंग अकाउंट में कर दिया जाएगा। तो आ जाओ जी, देख लें।
ठीक है, लेफ्ट साइड का टोटल कितना है 16,000 प्लस 8 लाख प्लस 404,800 प्लस 3 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 1,80,000 19,20,800 रुपीज 19,20,800 रुपीज, ये इधर भी आएगा। ठीक है, तो 1920 में से माइनस कर दो 20,000 तो ये आ गया 19,08,000 रुपीज। ये हो जाता है सर आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये हो जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है सर, 19,08,000 रुपीज। कुछ नहीं करना है, बस यहां पे टोटल ले लो और जितने भी बैलेंसिंग फिगर है ये आपका कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स है, ये आपने ट्रांसफर कर दी। 13 मिनट के अंदर अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर पंकज रन्स अ फैक्ट्री व्हिच प्रोड्यूसेस मोटर स्पेयर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी। द फॉलोइंग डिटेल्स वर ऑब्टेन्ड अबाउट हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, रॉ मटेरियल्स परचेजेस ओपनिंग क्लोजिंग रिटर्न भी दिया हुआ है। अच्छा, रॉ मटेरियल रिटर्न दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस दिए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, बाई प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस। यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पंकज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। अगेन सब कुछ स्पून फेड किया हुआ है, अब जल्दी से बना लेते हैं फटाफट। बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी चीज की यूनिट्स दी ही नहीं है, तो मैं यूनिट्स वाला कॉलम क्यों बनाऊं? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी चीज की यूनिट्स तो दी नहीं है, तो मैं यूनिट्स वाला कॉलम फालतू में क्यों बनाऊं? ठीक है, आओ लिखते हैं टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना 3,90,000। ठीक, टू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड ओपनिंग रॉ मटेरियल्स कितने हैं 3,02,000। ओपनिंग रॉ मटेरियल्स हैं 3,02,000। एड परचेजेस, रॉ मटेरियल की परचेजेस कितनी है 12,10,000। ठीक, ये आया आपका 3,02,000 प्लस 12,10,000 15,12,000। ठीक, लेस परचेजेस रिटर्न कहां है, ये 18,000 रुपए। $1,494 और उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक 3,10,000 रुपए। यह आया आपका 11,84,000 रुपए। ठीक है सर, ये आपका रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आ गया।
अब आ जाओ डायरेक्ट वेजेस देखते हैं। टू डायरेक्ट वेजेस कुछ है, वेजेस ये है तो डायरेक्ट वेजेस 2,10,000 रुपए, डायरेक्ट वेजेस 2,10,000 रुपए। ठीक, डायरेक्ट मटेरियल भी कुछ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है क्या, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये रहे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 1,30,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कितना, 1,30,000। ठीक है सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 1,30,000। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब आ जाओ इनडायरेक्ट वाली चीजों का देखते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल ये दिया हुआ है 16,000 रुपए। टू इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000 रुपए। टू इनडायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस कहां गई, ये 48,000 रुपए। इनडायरेक्ट वेजेस 48,000 रुपए। ठीक, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो कई सारे हैं मेरे पास, ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 230, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2,30,000 रुपए। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड 40,000 रुपए। और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपए। ठीक है, डेबिट साइड में जितना भी आना था सब कुछ आ चुका है। डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब कुछ आ चुका है। इधर आ जाओ, बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स भी है ना, बाई प्रोडक्ट्स है सेलिंग प्राइस 20,000 रुपए, तो ये आएंगे 20,000 रुपए। बाई क्लोजिंग WIP या वर्क इन प्रोग्रेस ही लिख दो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है, ये 5,07,000 रुपए। ठीक, और आपका आ जाता है फिर बाई ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, बैलेंस निकाल लो। $3,90,000 प्लस 11,84 प्लस 2,10 प्लस 1,30 प्लस 16,000 प्लस 48,000 प्लस 2,30 प्लस 40,000 प्लस 60,000, यह आपका आता है 23,08,000 रुपीज। माइनस 20,000 माइनस 5,07,000, 17,81,000 रुपीज।
सिंपल, डन। 17,81,000 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मिस शिवी related to the year 2016-17. There are certain figures missing from these accounts. Raw material account दिया है, creditors account दिया है, manufacturing account दिया है. Additional information: purchase of machinery worth 10 लाख रुपए has been omitted. Machinery are chargeable at a depreciation rate of 10%. ठीक है. Wages include the following: paid to factory workers 3 लाख रुपए, paid to labor at office 50,000 रुपए. ठीक. Direct expenses include the following: electricity charges of 80,000 of which 30% pertain to office, fuel charges 20,000, freight inwards 35,000, delivery charges to customers 20,000. You are required to prepare revised manufacturing account and raw materials account. ठीक है भाई, आ जाओ। अपने को क्या करना है? अपने को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ शिवी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। शिवी की बुक्स में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। आओ बनाते हैं। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में भी कहीं पर भी यूनिट्स वगैरह तो दी नहीं है। पर्टिकुलर्स रुपए, पर्टिकुलर्स रुपए। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए आधा पेज छोड़ देते हैं। और क्या बनाना है हमें? रॉ मटेरियल्स अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर्स रुपए, पर्टिकुलर्स रुपए। ठीक, हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है और रॉ मटेरियल्स अकाउंट बनाना है। ओके, आइए सर देखें। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो इन लोगों ने बना के दिया हुआ है उसमें ये रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड वाली फिगर मिसिंग है। ठीक है, लेकिन ये जो वेजेस, डेप्रिसिएशन और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, लेकिन ये जो वेजेस, डेप्रिसिएशन और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है इसमें इन लोगों ने कुछ कुछ गलतियां बता रखी हैं। ठीक है, गलतियां क्या हैं कि वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग: पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स 3 लाख रुपए, पेड टू लेबर एट ऑफिस 50,000। तो ऑफिस के लेबर को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्यों डाल रहे हो? ठीक है, ऑफिस के लेबर को जो वेजेस आप पे कर रहे हो उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्यों डाल रहे हो? ठीक, तो एक गलती तो यहां पर वेजेस होनी चाहिए। मैं एक बार रफ में बना के दिखा दे रहा हूं। यहां वेजेस आनी चाहिए सिर्फ 3 लाख रुपए की। ठीक है, यहां वेजेस आनी चाहिए सिर्फ 3 लाख रुपए की, राइट। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो क्या क्या। अच्छा, पहले एक ये भी है, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 10 लाख रुपए हैज बीन ओमिटेड, मशीनरी आर चार्जेबल एट ए डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%। अगर मशीनरी आपने ओमिट कर दिया तो भैया उसको रिकॉर्ड करो। तो 10 लाख की मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन यानी 1 लाख का डेप्रिसिएशन और लगना चाहिए। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये 2 लाख की जगह होगा 3 लाख रुपए। ठीक है, ये 2 लाख की जगह होगा 3 लाख रुपए। परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 10 लाख रुपीज हैज बीन ओमिटेड। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 10 लाख रुपीज हैज बीन ओमिटेड, मशीनरी आर चार्जेबल एट अ डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%। तो 10% डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी के ऊपर। तो हम पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद 10% के रेट से उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन करेक्ट आना चाहिए ये 3 लाख रुपए। ठीक, नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग: इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 80,000 रुपए ऑफ विच 30% परटेन्ड टू ऑफिस। ठीक है, तो 80,000 में से 30% निकालना पड़ेगा। 80,000 का 30% आता है 24,000, तो इसमें से 24,000 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 2,44,000 के एक्सपेंसेस हैं इसमें पहले तो मैं 24,000 एक्सक्लूड करूंगा। और क्या एक्सक्लूड करूंगा? फ्यूल चार्जेस 20,000 रुपए, ये तो फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया तो इसको मैं एक्सक्लूड नहीं करूंगा। फ्रेट इनवर्ड्स, खरीदने का खर्चा, रॉ मटेरियल्स खरीदने वगैरह का खर्चा, ये भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स, ये तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हो आप, तो आप 20,000 रुपए और, तो आप टोटल 44,000 रुपीज
यहां से माइनस करोगे तो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे 2 लाख रुपए। ठीक है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे 2 लाख रुपए, राइट। आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे 2 लाख रुपए। अब देखो जो फिगर जो चेंज आप इधर की साइड करोगे, जो चेंज आप लेफ्ट साइड में करोगे, उतना इफेक्ट आपका राइट साइड में भी तो आएगा, अदरवाइज अकाउंट टैली कैसे करेगा, राइट। ये वाली फिगर तो आपकी सही है, मतलब ये वाली फिगर तो आपको इसी के बेसिस पे आएगी ना, ये वाली फिगर आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, राइट। ये वाली जो आपकी फिगर है ये तो आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, राइट। तो अब देखो आपका अगर ये वाली फिगर्स थी ना, तो आपका जो ट्रांसफर हुआ था वो था 1794, आपका ट्रांसफर हुआ था 1794। अब आप इसमें से 50,000 रुपए तो यहां पर कम कर दे रहे हो। अब आप यहां पर वेजेस में 50,000 रुपए कम कर दे रहे हो, तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस भी 50,000 से कम होगा। जो ट्रेडिंग में हम लोग भेजेंगे वो भी तो 50,000 से कम होगा। अगर हम यहां पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड में से 50,000 रुपए कम कर दे रहे हैं, तो यहां पर भेजने के लिए जो बैलेंस होगा वो भी तो 50,000 से कम हो जाएगा, राइट। ओके, फिर आपने 1 लाख रुपया बढ़ा दिया, 1 लाख रुपए डिप्रिसिएशन में आपने 1 लाख रुपए बढ़ा दिया, तो आप यहां पर भी 1 लाख रुपए बढ़ाओगे, ठीक है ना। आप यहां पर भी 1 लाख रुपए बढ़ाओगे, और यहां पर आपने 44,000 रुपीज कम किए, तो आप यहां पर भी 44,000 रुपीज कम करोगे, ठीक है। तो ये कितना आया, 1794 माइनस 50 प्लस 1 लाख माइनस 44,000, ये आपका आया 18 लाख रुपए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप भेजोगे वो आएगा आपका 18 लाख रुपए। आई होप ये समझ में आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपका जाएगा वो आएगा 18 लाख रुपए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के एक एक आइटम में जो जो एडजस्टमेंट है वो हमने किए, और उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस डिटरमिन कर रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में कितना बैलेंस आप फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। अगर आप वेजेस में से 50,000 रुपए कम करोगे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी 50,000 कम भेजोगे। अगर आप डेप्रिसिएशन 1 लाख से बढ़ा दोगे तो आप ट्रेडिंग में 1 लाख बढ़ाओगे। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 44,000 कम करोगे तो यहां पर आप ट्रेडिंग में भी 44,000 कम करोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आ जाओ अब अपने मेन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2 रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी ही आएगी, ठीक है। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। हमें करना है 2 wages, 2 depreciation, और 2 depreciation के बाद क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इधर आएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो आ जाओ, वेजेस के लिए एक वर्किंग नोट 1 बनाएंगे, डेप्रिसिएशन के लिए एक वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए वर्किंग नोट 3 बनाएंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए वर्किंग नोट 4 बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो रॉ मटेरियल में आ जाएगी। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनके कंप्लीट हो जाता है। तो आ जाओ यहां पर नेक्स्ट पेज से मैं लिखना शुरू करता हूं, वर्किंग नोट्स 1 डायरेक्ट वेजेस, पर्टिकुलर्स रुपए, ठीक है। वेजेस एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कितनी है, वेजेस एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कितनी है, 3,50,000 रुपए। इसमें से लेस करूंगा लेबर वेजेस पेड टू लेबर एट ऑफिस, 3,50,000 रुपए, इसमें लेस पेड टू लेबर एट ऑफिस 50,000 रुपए, तो यह आया आपका 3 लाख रुपए।
यह है आपका 3 लाख रुपए। तो यहां पर वेजेस में मैं लिख देता हूं 3 लाख रुपए। ठीक है, वेजेस में आप लिखो वेजेस एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 3.5 लाख रुपए। वेजेस एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 3.5 लाख रुपए लेस पेड टू लेबर एट ऑफिस 50,000 रुपए। तो ये आपकी आ जाएगी 3 लाख रुपए। वर्किंग नोट 2 में लिखो सिंस मशीनरी was omitted to be recorded of the value 10 lakh rupees. Since machinery was omitted to be recorded of the value 10 lakh rupees, depreciation should be charged at 10% on such machine. तो additional depreciation 10% of 10 lakh is equal to 1 lakh rupees. Since machinery was omitted to be recorded of the value 10 lakh rupees, depreciation should be charged at 10% on such machine. Additional depreciation is equal to 10% of 10 lakh is equal to 1 lakh rupees. Total depreciation to be transferred to मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 3 लाख रुपीस। टोटल डेप्रिसिएशन टू बी ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 3 लाख रुपए। Since machinery was omitted to be recorded of the value 10 lakh rupees, depreciation should be charged at 10% on such machine. Additional depreciation is equal to 10% of 10 lakh rupees is equal to 1 lakh rupees. Total depreciation to be transferred to the manufacturing account is equal to 2 lakh rupees plus 1 lakh rupees is equal to 3 lakh rupees. ठीक है, तो आपका डेप्रिसिएशन यहां पर आ जाएगा 3 लाख रुपए। फिर वर्किंग नोट 3 में आप लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर्टिकुलर्स रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस as per मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 2,44,000 रुपए। 2,44,000 रुपए। 2,44,000 रुपए लेस एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू manufacturing, less expenses not related to manufacturing. ये एक तो 80% 30% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर ऑफिस 30% ऑफ 80,000। ठीक है ना। $24,000 और ये डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स 20,000 रुपए।
ठीक है सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके आ गए 2 लाख रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 2,44,000 रुपए, लेस एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग में दो चीजें आती हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर ऑफिस 24,000 रुपए, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स 20,000 रुपए, तो 44,000 रुपए आपके आते हैं एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपका 2 लाख रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और इसको भी यहां पर लिख दो। राइट, अब आ जाओ वर्किंग नोट 4 बनाते हैं। वर्किंग नोट 4 बनेगा रिवाइज्ड बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपए। करंट बैलेंस ट्रांसफर्ड इज 17,94,000 रुपए। ठीक, 17,94,000 रुपए। पहले ऐड वाला लिख लेते हैं, फिर लेस वाला लिखते हैं। तो ऐड किया था हमने ये डेप्रिसिएशन, ठीक है, और बाकी ये दोनों लेस किए थे, तो पहले ऐड वाला लिख लेते हैं। ऐड depreciation charges not recorded earlier 1 लाख रुपए, 1894। ठीक, एड डेप्रिसिएशन चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर 1 लाख रुपए, तो इसका टोटल आ जाएगा 1894। लेस क्या क्या लेस होगा? एक तो ये 50,000 के, क्या है ये 50,000 के वेजेस लेस होंगे, और ये 44,000 के एक्सपेंसेस लेस होंगे। ठीक है, तो लिखो वेजेस रिलेटेड टू ऑफिस 50,000, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, नहीं इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ऐसे ही लिख दो ऑफिस एक्सपेंसेस 44,000, तो ये आएगा आपका 94,000, और ये आ जाएगा आपका 18 लाख रुपए। ठीक है सर, रिवाइज बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट आपका आया 18 लाख रुपए। करंट बैलेंस ट्रांसफर्ड इज 1794। एड डेप्रिसिएशन चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर 1 लाख रुपए, तो ये आ गया आपका 18,94,000। लेस वेजेस रिलेटेड टू ऑफिस 50,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 44,000, तो टोटल आ गया आपका इसका 94,000। तो रिवाइज बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट है आपका 18 लाख रुपीज। ठीक है, अब सर आपका इधर आया 18 लाख रुपीस, और आपका इधर भी टोटल आएगा 18 लाख रुपीस। तो अब 18 लाख रुपीस में से आप 3 लाख और 2 लाख माइनस कर दो, तो आपका ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 10 लाख रुपए। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा आपका 10 लाख रुपए। ठीक है सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 10 लाख रुपए। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 10 लाख रुपए। अब आ जाओ रॉ मटेरियल्स अकाउंट बनाते हैं।
रॉ मटेरियल्स अकाउंट का क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स, रॉ मटेरियल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक। टू ओपनिंग स्टॉक, टू क्रेडिटर्स, टू ओपनिंग स्टॉक, टू क्रेडिटर्स बाय कंज्यूम्ड, बाय रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। रॉ मटेरियल्स अकाउंट में क्या क्या आया? टू ओपनिंग स्टॉक, टू क्रेडिटर्स, बाय रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर। अब देखो कमाल, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। बस ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का दिया है, कंज्यूम्ड हमने अभी 10 लाख रुपए निकाला है। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का दिया हुआ है, कंज्यूम्ड हमने 10 लाख रुपए अभी निकाला हुआ है। ना हमारे पास टू क्रेडिटर्स पता, ना हमारे पास बाय क्लोजिंग स्टॉक पता। ठीक है। तो अब आप अगर क्वेश्चन में आओ और क्रेडिटर्स का अकाउंट देखो, क्रेडिटर्स के अकाउंट में टू बैंक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है और टू बैलेंस कैरिड डाउन है। ठीक है। ये बैलेंसेस टैलीड भी नहीं है। देखो इधर का टोटल आ रहा है आपका 28 लाख रुपीस, इधर आ रहा है सिर्फ 15 लाख रुपीस। तो यहां पर जाहिर सी बात है बाय रॉ मटेरियल्स आएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। और जैसे यहां पर बैलेंसिंग फिगर आती है 28 लाख माइनस 15 लाख, 13 लाख की, जैसे यहां पर 13 लाख रुपए की बैलेंसिंग फिगर आती है, हमारा काम तो बहुत आसान हो जाता है। 13 लाख इधर आ जाएगा और जो भी ये 14 और ये 10, 4 लाख इधर आ जाएगा। ठीक है सर। तो क्लोजिंग स्टॉक आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर और क्रेडिटर्स के लिए आप बनाओगे वर्किंग नोट 5। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंज्यूम्ड हम लोगों ने अभी अभी निकाला है, राइट। ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने क्वेश्चन में दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोगों ने निकाला हुआ है। क्रेडिटर्स के लिए आप बनाओगे वर्किंग नोट 5 और क्लोजिंग स्टॉक आएगी आपकी बैलेंस शीट। ठीक। क्लोजिंग स्टॉक आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो अब आ जाओ वर्किंग नोट 5 बनाते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है सर। पर्टिकुलर्स रुपए, पर्टिकुलर्स रुपए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 15 लाख रुपए। टू बैंक कितना? 22 लाख रुपए। टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना? 6 लाख रुपए। और बाय रॉ मटेरियल्स बैलेंसिंग फिगर। बाय रॉ मटेरियल्स बैलेंसिंग फिगर ये आया आपका 28 लाख रुपए, ये आया आपका 28 लाख रुपए। तो 28 माइनस 15 आपका आता है 13 लाख रुपए। 28 माइनस 15 आता है आपका 13 लाख रुपए। ये सर आपका वर्किंग नोट 5 भी बनके तैयार हो जाता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। बना लो इसको। क्रेडिटर्स अकाउंट आपका रॉ मटेरियल से इसे बैलेंसिंग फिगर आई, उसके बाद
यही रॉ मटेरियल्स। अच्छा ये तो हम बना ही चुके हैं। क्रेडिटर्स वर्किंग नोट 5 और ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 4 लाख रुपए। ठीक है सर, तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।